वर्चुअल क्लास में बीए द्वितीय सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस कक्षा में इतिहास विषय से संबंधित जर्मनी के एकीकरण पर व्याख्यान देने के लिए मैं प्रोफेसर संजय स्वर्णकार आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। मैं शासकीय कमलाराजे कन्या स्नातकोत्तर सुशासी महाविद्यालय ग्वालियर से हूं और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पर आपसे बात करूंगा। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी 19वीं शताब्दी की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है और इस जर्मनी के एकीकरण के लिए जो तीन महत्वपूर्ण कारक हमें दिखाई देते हैं, उसमें पहला सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक था प्रशा, जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये मैप आप देख रहे हैं जिसमें सैफरन कलर का जो हिस्सा है यह प्रशा है और इसके नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण संपन्न हुआ था। हम दूसरे कारक की ओर जाएं तो दूसरा महत्वपूर्ण कारक था एक व्यक्ति, एक महान व्यक्ति जर्मनी के इतिहास में जिसे बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है। इस व्यक्ति ने जर्मनी के एकीकरण को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये वो व्यक्ति थे जिनके बचपन के फोटो और उनकी युवावस्था के फोटो आपके समक्ष प्रदर्शित हैं। इनका पूरा नाम ऑटो एडवर्ड लियोपाल्ड वान बिस्मार्क सानहासन था। इतिहास में इन्हें ऑटो वान बिस्मार्क के नाम से जाना जाता है और जहां तक इनके परिचय का सवाल है तो इनका जन्म 1 अप्रैल 1815 ईस्वी को जर्मनी के ब्रेडनबर्ग में शानहसन नामक स्थान पर हुआ था। आप एक महत्वपूर्ण सामंती परिवार से संबंधित थे। इनके पिता प्रशा के एक बड़े सैन्य अधिकारी थे और माता एक इंटेलेक्चुअल महिला थी, विदुषी महिला थी। इन माता पिता का बिस्मार्क के व्यक्तित्व पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा था और सबसे बड़ी बात यह थी कि बिस्मार्क की जो शिक्षा थी वो बर्लिन में हुई थी, जिसका फायदा बिस्मार्क को हुआ था। ये बिस्मार्क हैं जो प्रशा के चांसलर 1862 ईस्वी में बने थे। तीसरा महत्वपूर्ण कारक था वह विधि, वह प्रविधि, वह टूल जिसके माध्यम से जर्मनी का एकीकरण हुआ था और वह विधि थी युद्ध यानी वॉर। एक ऐसी प्रविधि जिसके माध्यम से बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण को संपन्न किया था और यह 3 युद्ध थे। डेनमार्क के साथ युद्ध, ऑस्ट्रिया के साथ युद्ध और फ्रांस के साथ युद्ध। लगभग 7 साल के अंतराल में 3 महत्वपूर्ण युद्धों को संपन्न करके बिस्मार्क ने इस बहुप्रतीक्षित एकीकरण को संपन्न करने में सफलता प्राप्त की थी। यूरोप में उस समय यूरोपीय महाद्वीप में उस समय जो महत्वपूर्ण शक्तियां थीं वो उन्हें हम ऑस्ट्रिया, इटली, रूस और फ्रांस के रूप में जानते हैं। इंग्लैंड क्योंकि एक द्वीपीय देश था, इस वजह से जर्मनी के साथ प्रत्यक्ष उसका संबंध नहीं था, लेकिन ऑस्ट्रिया, इटली, रूस और फ्रांस की सीमाएं कहीं न कहीं जर्मन राज्यों के साथ मिली हुई थी और इन देशों के इंटरेस्ट या उनके हित जर्मन राज्यों के साथ थे और ये महाशक्तियां कहीं न कहीं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध दिखाई देती हैं। जर्मनी का एकीकरण एक बहुप्रतीक्षित घटना थी यूरोपीय इतिहास में और काफी लंबे समय तक इस एकीकरण के लिए परिस्थितियां निर्मित होती रहीं। उन परिस्थितियों की अगर हम बात करें जो उत्तरदायी थी जर्मनी के एकीकरण के लिए, उसमें जर्मन राष्ट्रवाद का उदय। जर्मन राष्ट्रवाद की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में पवित्र रोमन साम्राज्य का अपना एक अस्तित्व
था। वह एक महान राष्ट्र माना जाता था। जर्मनी उसका केंद्र था और वहां उसके इतिहास और उसके गौरव की गाथाएं बहुत अधिक प्रचलित थी। जर्मनी के जो छोटे छोटे राष्ट्र थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन राज्यों की भाषा आमतौर पर जर्मनी थी, की जो संस्कृति थी वो भी जर्मन संस्कृति थी, लेकिन वे छोटे छोटे राज्य अपने आप में स्वतंत्र थे। इन परिस्थितियों की वजह से जर्मनी के एकीकरण को बढ़ावा मिल रहा था, बौद्धिकता का विकास हो रहा था। 19वीं शताब्दी में तमाम बुद्धिजीवी जर्मनी, फ्रांस, इटली और यूरोप के अन्य देशों में अस्तित्व में आ रहे थे और इन बुद्धिजीवियों ने अपने अपने देशों में राष्ट्रीयता की भावना के प्रसार के लिए कार्य किया था और यही कारण है कि जर्मनी में भी हम बौद्धिकता के विकास को उसके एकीकरण के लिए सहयोगी पाते हैं। जर्मन राज्यों में आर्थिक समन्वय की अगर हम बात करें तो जॉलवरीन एक ऐसा संगठन था जिसके माध्यम से जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे उन राज्यों को आर्थिक रूप से एक संघ के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया गया था। जॉलवरीन एक सीमा शुल्क का नाम था और जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे उन छोटे छोटे राज्यों में उस जॉलवरीन यानी सीमा शुल्क को समाप्त आपस में परस्पर समाप्त किया गया था ताकि उनके यहाँ आयात निर्यात बगैर किसी सीमा शुल्क के हो सके। नवीन औद्योगिक केंद्रों का वहां उद्भव हो रहा था, चाहे वो बुटेनबर्ग हो, ब्रेडनबर्ग हो, चाहे सेक्सनी हो, बवेरिया हो, हैनोवर हो या फिर बर्लिन स्वयं, इन क्षेत्रों में औद्योगिक केंद्रों का निर्माण हो रहा था। बल्कि हम इसे ये कह सकते हैं कि जो इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी उस औद्योगिक क्रांति का प्रभाव जर्मनी पर भी था और जर्मनी में भी नवीन औद्योगिक केंद्र स्थापित हो रहे थे। इस औद्योगिक क्रांति की वजह से जर्मनी में यातायात के साधनों का विकास हो रहा था, वहां सड़कों का निर्माण हो रहा था बड़े पैमाने पर, रेलवे का विकास हो रहा था और इस वजह से जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे वो एक दूसरे के संपर्क में आ रहे थे। वहां के जो लोग थे वो यातायात के साधनों का उपयोग कर रहे थे और एक दूसरे के साथ उनका संपर्क संभव हो पा रहा था और इसी तरह से संचार साधनों का भी विकास हो रहा था। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 19वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध था, उत्तरार्ध के प्रारंभ में 60 के दशक में संचार साधनों का यूरोप में बहुत अधिक प्रभाव हम देखते हैं। नेपोलियन कोड का प्रभाव ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेपोलियन महान ने अपने समय में, अपने काल में यूरोप के जिन हिस्सों पर विजय प्राप्त की थी उनमें बहुत अधिक जर्मनी के छोटे छोटे राज्य भी शामिल थे। लगभग उस समय 200 राज्यों की उपस्थिति मानी जाती है। उन राज्यों पर नेपोलियन ने अधिकार किया था और उन राज्यों पर शासन स्थापित करने के लिए उसने नेपोलियन कोड का निर्माण किया था। अर्थात नेपोलियन कोड के माध्यम से उन राज्यों का शासन प्रशासन चल रहा था। नेपोलियन ने अपने कोड के माध्यम से 200 राज्यों को, जर्मनी के 200 राज्यों को एक सूत्र में बांधने का जो प्रयास किया था, यह प्रयास जर्मनी के एकीकरण को आगे बढ़ा रहा था। प्रशा में विल्हम प्रथम का राजा बनना यह एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1862 ईस्वी में प्रशा में किंग विल्हम प्रथम को राजा बनाया गया था। यह उस समय यद्यपि 65 वर्ष के थे लेकिन विकास को इन्होंने अपने राज्य का प्रमुख सिद्धांत बनाया और इसके माध्यम से उन्होंने प्रशा को जर्मनी का केंद्र बनाते हुए उसको सशक्त बनाने का प्रयास किया। विल्हम प्रथम ने जो महत्वपूर्ण कार्य किया था वो बिस्मार्क की नियुक्ति थी। प्रशा के लिए बिस्मार्क को चांसलर के रूप में लेके आना यह विल्हम प्रथम का एक अचीवमेंट था, एक उपलब्धि थी, क्योंकि बिस्मार्क वो व्यक्ति था जिसने प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण किया था। यदि बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर, प्रशा का चांसलर न बनाया जाता तो शायद यह संभव न हो पाता। जर्मनी के एकीकरण के समक्ष कठिनाइयां क्या थी? जर्मनी का एकीकरण इतने लंबे समय तक क्यों नहीं हो पा रहा था? दरअसल यह कई राज्यों का समूह था।
जैसा कि मैंने आपको बताया, नेपोलियन के समय में ये 200 राज्य थे, छोटे छोटे लगभग 200 राज्य थे, और 200 राज्यों को एक समूह के रूप में, एक संघ के रूप में इकट्ठा रखना निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी कठिनाई थी। हालांकि बाद में वियना कांग्रेस और काल्सवाद के आदेशों के माध्यम से इन राज्यों का संघ 39 राज्यों के रूप में परिवर्तित किया गया था। दूसरी महत्वपूर्ण बात थी दो संप्रदायों की स्थिति। जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य थे, उन छोटे छोटे राज्यों के दो प्रमुख हिस्से थे, एक उत्तरी जर्मन राज्य और एक दक्षिणी जर्मन राज्य। उत्तरी जर्मन राज्य में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का प्रभुत्व था और दक्षिणी जर्मन राज्यों में रोमन कैथोलिक संप्रदाय की उपस्थिति थी। आप लोग जानते हैं कि रोमन कैथोलिक संप्रदाय फ्रांस से, इटली से संचालित होता था, जबकि प्रोटेस्टेंट संप्रदाय का उद्भव ही जर्मनी में हुआ था। तो इस तरह से दो संप्रदायों की उपस्थिति कहीं ना कहीं जर्मनी के एकीकरण में बाधा उत्पन्न कर रही थी, और ये दो जो ग्रुप थे, दो जो लॉबी थी, ये एक साथ एक मंच पर उपस्थित होने के लिए तैयार नहीं थी। अन्य यूरोपियन शक्तियों की अनिच्छा की अगर हम बात करें, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रूस, इनके अपने अपने हित थे, इनके अपने अपने इंटरेस्ट थे, और इन सबका मानना था कि यदि जर्मनी के ये 39 राज्य एक सूत्र में बन जाते हैं, इनका एकीकरण हो जाता है, तो जर्मनी एक बहुत सशक्त राष्ट्र के रूप में यूरोपीय मानचित्र पर उभर कर आएगा, और बाद में चाहे वो रूस हो, ऑस्ट्रिया हो, इटली हो, अथवा फ्रांस हो, पुर्तगाल हो, स्पेन हो या बेल्जियम हो, चाहे वो डेनमार्क हो, इन सब के लिए वो एक समस्या हो सकता था। और इस वजह से जहां भी इन शक्तियों को मौका मिलता था, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, इटली, रूस आदि को, ये जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कोई ना कोई अवश्य बाधा उत्पन्न करते थे। फ्रांस तथा ऑस्ट्रिया का जो विरोध था जर्मनी के एकीकरण को लेकर, उसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दक्षिणी जर्मन राज्य थे, वहां रोमन कैथोलिक संप्रदाय प्रचलित था, और फ्रांस में रोमन कैथोलिक संप्रदाय राजधर्म के रूप में मौजूद था, और फ्रांस कतई यह नहीं चाहता था कि दक्षिणी जर्मन राज्य जर्मनी के उत्तर जर्मनी के राज्यों के साथ एकीकृत हो जाए। इसी तरह से ऑस्ट्रिया का जो विरोध था वो ये था कि वियना कांग्रेस के माध्यम से मेटरनिक के नेतृत्व में ऑस्ट्रिया को जो उस समय राइन संघ बनाया गया था, उस राइन संघ का मुखिया ऑस्ट्रिया को बनाया गया था, सर्वे सर्वा ऑस्ट्रिया को बनाया गया था। इस तरह से जो राइन संघ था, राइन संघ पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव हम देखते हैं। जब जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई और प्रशा प्रभावी होता नजर आया, तो ऑस्ट्रिया ने हर उस गतिविधि पर रोक लगाने का प्रयास किया जो जर्मनी के एकीकरण के लिए की जा रही थी। ऑस्ट्रिया बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो। अगर जर्मनी का एकीकरण हो जाता है तो ऑस्ट्रिया का जो प्रभाव राइन संघ के ऊपर था या छोटे छोटे राज्यों के ऊपर था, वो प्रभाव कम हो जाएगा, और इस ऑस्ट्रिया अशक्त हो सकता था, प्रशा सशक्त हो सकता था। जर्मनी के एकीकरण के तमाम स्टेप रहे, तमाम सोपान रहे। इन सोपानों का अगर हम अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जर्मनी के एकीकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक से ही प्रारंभ हो गई थी, जब नेपोलियन बोनापार्ट ने, मैंने आपको बताया कि जर्मनी के लगभग 200 राज्यों के ऊपर अधिकार कर लिया था और उनको एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था अपने कोर्ट के माध्यम से। नेपोलियन के इस प्रयास को वियना कांग्रेस ने ध्वस्त कर दिया। 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस के माध्यम से जो संघ नेपोलियन के द्वारा स्थापित किया गया था उसको नष्ट कर दिया गया, और उसके स्थान पर एक राइन संघ की स्थापना की गई, जो कि मेटरनिक के नेतृत्व में स्थापित किया गया था। इसमें प्रशा और ऑस्ट्रिया को अलग रखा गया था, लेकिन राइन संघ की प्रभुता ऑस्ट्रिया को सौंप दी गई थी। इस तरह के कार्य से जो जर्मनी के राज्य थे उनमें असंतोष पैदा होना स्वाभाविक था, क्योंकि जर्मन संस्कृति के साथ जर्मनी के राज्यों का लगाव था।
वहां की भाषा के साथ जर्मनी के लोगों का लगाव था, उनका इंटरेस्ट था, और वे कदापि इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई अन्य देश उनके ऊपर प्रभाव स्थापित करे या उन्हें कोई आदेश दे। इस वजह से जर्मनी के कुछ राज्यों में असंतोष पैदा हुआ और वहां विद्रोह होना प्रारंभ हुए। 1819 ईस्वी में ऑस्ट्रिया ने कार्लस्बाद में राइन संघ का सम्मेलन आयोजित किया और उसमें प्रतिक्रियावादी आदेश जारी किए, जिन्हें कार्लस्बाद के आदेशों के नाम से जाना जाता है। ये कार्लस्बाद के जो आदेश, उसमें खासतौर पर जो बात कही गई थी वो ये कि जर्मनी के जो छोटे छोटे राज्य हैं वो अपने लिए किसी भी प्रकार के संविधान का निर्माण नहीं करेंगे। इस तरह का आदेश बड़ा प्रतिक्रियावादी आदेश था, अर्थात उनकी स्वतंत्रता पर आघात था। दूसरी बात उन्होंने ये कही थी कि वो अपने राज्य में बौद्धिकता के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए किसी भी प्रकार का कोई कार्य नहीं करेंगे। अगर इस तरह का कोई कार्य होता है तो वो राइन संघ की भावना के खिलाफ होगा। तो ये जो प्रतिक्रियावादी आदेश थे, इन आदेशों ने अंदर ही अंदर जर्मन राज्यों को और अधिक रूप से, मानसिक रूप से उन्हें सशक्त बनाया कि ये जो ऑस्ट्रिया है या मेटरनिक है, ये जर्मन राज्यों की भावनाओं को कुचलने का काम कर रहे हैं। 1830 ईस्वी में जो फ्रांस की क्रांति हुई थी या यूरोप में अन्य छोटी छोटी क्रांतियां हुई थी, उन क्रांतियों के दौरान भी जर्मनी के कुछ राज्यों ने विद्रोह किया था, जिसमें सैक्सनी, बवेरिया आदि शामिल थे। मैंने आपको जिक्र किया व्यापारिक एकीकरण का, यह दूसरा सोपान था। जर्मनी के जो 39 राज्य थे, प्रुशिया ने अपने प्रभाव से कहीं ना कहीं जर्मनी का व्यापारिक एकीकरण किया था। प्रुशिया ने प्रयास किया कि जो छोटे छोटे राज्य हैं, जिन राज्यों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर आयात निर्यात करने के लिए प्रत्येक राज्य को एक राशि अदा करनी पड़ती थी, एक टैक्स अदा करना पड़ता था सीमा शुल्क के रूप में, वो सीमा शुल्क खत्म हो जाए। उस सीमा शुल्क को जॉलवरीन बोला जाता था जर्मन भाषा में। तो प्रुशिया ने यह व्यवस्था की कि जो 39 राज्य थे, उन सारे 39 राज्यों में जॉलवरीन संघ का गठन हो जाए, ताकि वे राज्य एक दूसरे के साथ व्यापारिक रूप से जुड़ जाएं और उन्हें किसी भी प्रकार से सीमा शुल्क देने की आवश्यकता न पड़े। तो जब जॉलवरीन का गठन हुआ, जॉलवरीन संघ का कॉन्फेडरेशन का गठन हुआ, तो ये एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। 1848 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति ने जर्मन राज्यों को अपनी आवाज मुखर करने का अवसर प्रदान किया था, और इस विद्रोह के कारण 1848 ईस्वी की क्रांति के दौरान जर्मनी में जो छोटे छोटे विद्रोह हुए थे, इसके कारण जर्मनी के फ्रैंकफर्ट नामक स्थान पर एक असेंबली का गठन प्रुशिया में किया गया था, और इस असेंबली में जर्मनी के 39 राज्यों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया, ताकि वे इस असेंबली में अपनी बात को रख सकें, अपनी भावनाओं को रख सकें और अपने राज्य के विकास की योजनाओं को वहां रख सकें। तो फ्रैंकफर्ट असेंबली का जर्मनी के एकीकरण के लिए एक अन्य सोपान माना जाता है, एक अन्य सीढ़ी माना जाता है, क्योंकि जब किसी विधानसभा का गठन होता है या किसी असेंबली का गठन होता है, तो वह नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था होती है, और जर्मनी में फ्रैंकफर्ट असेंबली का गठन ऐसी ही एक घटना थी। ये जो फ्रैंकफर्ट असेंबली का गठन किया गया था, ये फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के द्वारा किया गया था, और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ने ही प्रुशिया के लिए एक संविधान भी पारित किया था। ये फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ थे जिन्होंने प्रुशिया के लिए एक नवीन संविधान का गठन किया। यद्यपि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ बहुत अधिक विल पावर वाले व्यक्ति नहीं थे, लेकिन फिर भी प्रुशिया के लिए फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के कार्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रैंकफर्ट असेंबली की स्थापना और प्रुशिया के लिए संविधान का निर्माण, ये दो प्रमुख कार्य थे जिसकी वजह से फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को जर्मनी के एकीकरण का एक अंग माना जा सकता है। और फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ के उत्तराधिकारी के रूप में
प्रशा को जिस राजा जो राजा प्राप्त हुआ था उसे हम विल्हम प्रथम के नाम से जानते हैं। ये विल्हम प्रथम आगे चलकर केसर विल्हम प्रथम के रूप में एकीकृत जर्मनी के केसर भी बनते हैं, राजा भी बनते हैं। ये वो व्यक्ति था जिसने जर्मनी के एकीकरण के लिए भूमिका तैयार की थी, आधार तैयार किया था। 1862 ईस्वी में विल्हम प्रथम प्रशा के राजा नियुक्त हुए थे और किंग विल्हम प्रथम ने प्रशा की सैन्य शक्ति में वृद्धि का अभियान चलाया था। गद्दी पर बैठते ही किंग विल्हम प्रथम ने प्रशा की सैन्य शक्ति को मजबूत करने के लिए प्रयास प्रारंभ किए और उन्होंने अपनी असेंबली में प्रशा की सैन्य शक्ति में वृद्धि के लिए प्रस्ताव रखना प्रारंभ किए, क्योंकि उस समय उदारवाद का दौर था। उदारवादी लोग नहीं चाहते थे कि युद्ध हो, प्रशा अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करे। तो ऐसी स्थिति में विलियम प्रथम द्वारा रखे गए प्रस्तावों को आसानी से स्वीकृति नहीं मिल पा रही थी। तो विलियम प्रथम ने एक अपना जो दांव चला, वो दांव था प्रशा के उस समय के सबसे बड़े कूटनीतिज्ञ ऑटो वान बिस्मार्क को प्रशा का चांसलर नियुक्त करना। 1862 ईस्वी में ऑटो वान बिस्मार्क प्रशा के चांसलर नियुक्त हुए और उन्होंने प्रशा की सैन्य शक्ति में विस्तार की योजना को सफल बनाया। मैं आपको यहां बताना चाहूंगा कि जो कार्य किंग विल्हेम प्रथम नहीं कर पा रहे थे, वह कार्य ऑटो वान बिस्मार्क ने कर दिखाया। वह असेंबली में प्रस्ताव को रख रहा था, डाइट में प्रस्ताव को रख रहा था, लेकिन डाइट के निम्न सदन की स्वीकृति लिए बगैर उच्च सदन से प्रस्ताव को पारित करके प्रशा की सैन्य शक्ति में निरंतर वृद्धि कर रहा और 1863 ईस्वी तक प्रशा की सैन्य शक्ति जो खासतौर पर स्थल सेना थी, उस स्थल सेना में बहुत अधिक वृद्धि हुई। जर्मनी के एकीकरण के लिए जो 3 प्रमुख युद्धों की बात की जाती है, जिनके माध्यम से जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उसमें प्रथम युद्ध था डेनमार्क के साथ युद्ध। बिस्मार्क ने जब प्रशा की सैन्य शक्ति को मजबूत बनाया, तो उसके दिमाग में एक बात चल रही थी कि हम मानसिक रूप से तैयार हैं, हम सैनिक रूप से तैयार हैं, हम आर्थिक रूप से तैयार हैं, तब जर्मनी के एकीकरण में कोई अन्य बाधा नहीं होना चाहिए। तो उसने अपनी योजना की शुरुआत, अपनी कूटनीति की शुरुआत डेनमार्क के साथ की। डेनमार्क प्रशा के उत्तर पश्चिम में स्थित एक देश था, जिसकी 2 प्रमुख डचियां थी, शिलेश्विंग और हॉलस्टाइन। शिलेश्विंग और हॉलस्टाइन डचियां डेनमार्क के पास थीं, लेकिन यहाँ के जो निवासी थे वो अधिकांशतः जर्मन निवासी थे, जर्मन संस्कृति का पालन करने वाले लोग थे और उनकी कहीं ना कहीं भावनाएं जर्मनी के साथ जुड़ी हुई थी। बिस्मार्क ये चाहता था कि ये दोनों जो डचियां हैं, बच्चों में यहाँ बताना चाहूंगा आपको कि पीपीटी में फॉन्ट की समस्या होने की वजह से कुछ वर्ड्स श और श की समस्या आ रही है, तो मैं जो स्थान का नाम बता रहा हूँ शिलेश्विंग और हॉलस्टीन, इसको इसी तरह से पढ़ा जाए, शिलेश्विंग एवं हॉलस्टीन की डचियां। तो बिस्मार्क डेनमार्क से इन 2 डचियों को प्राप्त करना चाहता था। ये वो 2 डचियां थी, नीचे पीले रंग में और ब्राउन कलर में जो डचियां दिखाई दे रही हैं, ये 2 डचियां थी, डेनमार्क के पास थी, लेकिन जर्मनी इन पर अधिकार करना चाहता था। 1864-65 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था डेनमार्क के साथ। बिस्मार्क ने डचियों को प्राप्त करने के लिए डेनमार्क के ऊपर आक्रमण किया, ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में मिला लिया। यह बिस्मार्क की कूटनीति थी। बिस्मार्क बहुत बड़ा डिप्लोमेट था यूरोप का, और उसने ऑस्ट्रिया को अपने पक्ष में मिलाया कि कहीं ना कहीं इस युद्ध का लाभ ऑस्ट्रिया को भी मिलेगा, और उसने ऑस्ट्रिया की सहायता के साथ डेनमार्क के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। निश्चित रूप से डेनमार्क बहुत छोटा और कमजोर राष्ट्र था, वह प्रशा का सामना नहीं कर सकता था, ऑस्ट्रिया का सामना नहीं कर सकता था, और यही वजह थी कि युद्ध बहुत लंबा नहीं चला।
एक सप्ताह में इस युद्ध का अंत हुआ। श्लेस्विग और हॉलस्टीन की डचियों पर प्रशा का अधिकार हो गया। युद्ध की समाप्ति की घोषणा की गई वियना की संधि के माध्यम से। वियना की संधि में जो महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि डेनमार्क ने सरेंडर किया प्रशा के सामने, और उसके साथ की जो डचियां थी मूल रूप से जिसकी वजह से समस्या थी श्लेस्विग और हॉलस्टीन, वो उन्होंने प्रशा और ऑस्ट्रिया को सौंप दी। इसका मतलब ये था कि प्रशा और ऑस्ट्रिया ने संयुक्त रूप से हॉलस्टाइन और श्लेस्विग अधिकार कर लिया था। अब यहाँ आगे की समस्या पैदा होती है कि दो राष्ट्रों ने जीत प्राप्त की थी, दो डचियां प्राप्त हुई थी। इस स्थिति में क्या किया जाता? तो बिस्मार्क ने प्रारंभिक तौर पर तो वियना की संधि में यह निश्चित किया कि श्लेस्विग की डची प्रशा के पास रहेगी और हॉलस्टीन की डची पर ऑस्ट्रिया का अधिकार होगा। लेकिन आंतरिक रूप से बिस्मार्क ये कतई नहीं चाहता था कि हॉलस्टीन की डची ऑस्ट्रिया को दी जाए, क्योंकि दी जा चुकी थी। इसलिए वो कहीं ना कहीं इस तरह की भूमिका तैयार करने में जुट गया कि ऑस्ट्रिया हॉलस्टीन की डची अपने आप प्रशा को सौंप दे। उसने अपनी कूटनीति के माध्यम से प्रशा के ऊपर प्रेशर बनाया और अंततः प्रशा और ऑस्ट्रिया के बीच में गेस्टिन का एक समझौता हुआ। उस समझौते में ऑस्ट्रिया हॉलस्टीन की डची देने को विवश हो गया। बिस्मार्क ने कहीं ऑस्ट्रिया को ये एक लालच दिया था कि दक्षिण जर्मनी के कुछ राज्यों पर ऑस्ट्रिया के प्रभाव को स्थापित करने में वह मदद करेगा। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो फोटो दिखाई दे रहा है, ये डेनमार्क के युद्ध की एक तस्वीर है। इसको देखकर अंदाज लगाया जा सकता है कि उस समय युद्ध किस तरह से लड़ा जाता था। जर्मनी के एकीकरण में जो दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध था वो ऑस्ट्रिया के साथ हुआ था। यह युद्ध सेडोवा के युद्ध के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे 7 वीक का युद्ध कहा जाता है, 7 सप्ताह का युद्ध कहा जाता है। और यह युद्ध 1866 ईस्वी में लड़ा गया था। सेडोवा के युद्ध में जो महत्वपूर्ण समस्या थी जिसकी वजह से यह युद्ध हो रहा था, बिस्मार्क जैसा कि मैंने आपको बताया जर्मनी के एकीकरण के लिए कृत संकल्पित था, कटिबद्ध था और चाहता था कि यन प्रकार जर्मनी का एकीकरण होना चाहिए। इसके लिए उसने जर्मन राज्यों में सुधारों की घोषणा की थी। और इन सुधारों की घोषणा, क्योंकि अभी जर्मनी का एकीकरण नहीं हुआ था, तो ऑस्ट्रिया इस घोषणा का विरोध कर रहा था कि ऑस्ट्रिया की सहमति के बगैर जर्मन राज्यों में सुधार कैसे हो सकते हैं। बिस्मार्क ऑस्ट्रिया को किसी भी प्रकार से महत्व देने के मूड में नहीं था। दूसरा महत्वपूर्ण कारण था ऑस्ट्रिया द्वारा श्लेस्विग और हॉलस्टीन डचियों के विलय की वकालत। ऑस्ट्रिया यह चाहता था कि श्लेस्विग और हॉलस्टीन की डचियों को एक डची के रूप में निर्मित किया जाए, ताकि कहीं ऑस्ट्रिया उन डचियों पर अपना प्रभाव स्थापित कर सके। तीसरा महत्वपूर्ण कारण जो सेडोवा के युद्ध के लिए माना जाता है वो बिस्मार्क द्वारा ऑस्ट्रिया के प्रभाव को कम करने का प्रयास। मैं आपको बता रहा हूं लगातार कि बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को बहुत ज्यादा महत्व नहीं दिया था। पहले 1848 ईस्वी की क्रांति के दौरान फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ऑस्ट्रिया को महत्व प्रदान करते थे। थोड़ा सा प्रथम भी ऑस्ट्रिया को महत्व देते थे, लेकिन एज चांसलर बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया को कभी भी महत्व प्रदान नहीं किया। जहां बिस्मार्क को आवश्यकता पड़ी उसने ऑस्ट्रिया का उपयोग किया। इस बात को ऑस्ट्रिया अच्छी तरह से समझ रहा था। गेस्टिन का समझौता, बिस्मार्क ने इस बात को कहा था, गेस्टिन का समझौता। बिस्मार्क का कहना था कि मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि गेस्टिन का समझौता ऑस्ट्रिया ने किया तो है, लेकिन वह इस समझौते को भूल नहीं पाएगा। वह, क्योंकि इस समझौते की जो मूल भावना थी, उस मूल भावना में ऑस्ट्रिया का नुकसान हुआ था, तो ऑस्ट्रिया इस समझौते को कैसे भूल सकता है। इस वजह से बिस्मार्क ने अंदर ही अंदर युद्ध की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी और वह चाहता था कि युद्ध हो।
युद्ध नहीं होगा तो ऑस्ट्रिया को हम कैसे पराजित करेंगे और कैसे हम जर्मनी का एकीकरण करेंगे। और उसने वह स्थिति निर्मित कर दी 1866 ईस्वी में। उसने ऑस्ट्रिया को इतना उत्तेजित कर दिया कि दोनों देशों के बीच में सेडोवा का युद्ध हुआ। भयंकर युद्ध हुआ था, 7 सप्ताह का युद्ध था। और इस युद्ध में ऑस्ट्रिया की निर्णायक पराजय हुई थी और इस पराजय के साथ ही ऑस्ट्रिया को सरेंडर करना पड़ा, आत्मसमर्पण करना पड़ा, प्राग की संधि करनी पड़ी। और इस प्राग की संधि के माध्यम से जो एक महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, जिसका श्रेय बिस्मार्क को जाना चाहिए, वो महत्वपूर्ण कार्य था उत्तर जर्मन परिसंघ का निर्माण। बिस्मार्क ने इस युद्ध के माध्यम से, इस युद्ध में विजय के माध्यम से उत्तरी जर्मनी के जो राज्य थे उन राज्यों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। यहां पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था, इन राज्यों पर ऑस्ट्रिया का प्रभाव था और इस प्रभाव को निर्मूल करने के उपरांत बिस्मार्क के लिए आसान हो गया कि उत्तर जर्मनी के जो राज्य थे उनको एक सूत्र में बांधा जाए। अब प्रशा सिरमौर था और उसके साथ उत्तर जर्मनी परिसंघ के जो अन्य राज्य थे वो शामिल। ये सेडोवा के युद्ध की तस्वीर है। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि कितने भीषण युद्ध हुआ करते थे 19वीं शताब्दी में भी। तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, तीसरा और अंतिम युद्ध फ्रांस के साथ हुआ था, क्योंकि उत्तरी जर्मन संघ का गठन हो चुका था, ऑस्ट्रिया पराजित हो चुका था। बिस्मार्क के लिए अब अगली बाधा और अंतिम बाधा फ्रांस थी। तो वह चाहता था कि किसी न किसी तरह से ऐसी परिस्थितियां निर्मित हों जिसकी वजह से फ्रांस के साथ युद्ध हो और जर्मनी का अंतिम रूप से एकीकरण हो सके। और फ्रांस के साथ जो युद्ध हुआ था उसे सीडान का युद्ध कहा जाता है। 1870 ईस्वी में यह युद्ध होता है। इस युद्ध का जो प्रमुख कारण था बिस्मार्क द्वारा फ्रांस को उत्तेजित करने का प्रयास। बिस्मार्क अपने कार्यों से तीनों ही युद्धों में हम देखते हैं कि बिस्मार्क ने विरोधी देश को उत्तेजित करने का प्रयास किया था। बिस्मार्क अल्सास एंड लारेन का जो प्रदेश था उस पर बिस्मार्क की नीयत थी। वह चाहता था कि अल्सास और लारेन के प्रदेशों पर जर्मनी का अधिकार हो और इसके लिए वह फ्रांस को उत्तेजित कर रहा था। स्पेन में उस समय उत्तराधिकार का प्रश्न चल रहा था। बिस्मार्क ने लियोपाल्ड के पक्ष में अपना समर्थन दिया हुआ था। लियोपाल्ड स्पेन के किंग लाइन में शामिल था, उसको समर्थन दिया हुआ था, जबकि फ्रांस ये चाहता था कि वहां पर उसकी मर्जी से सत्ता स्थापित हो। इस वजह से फ्रांस और प्रशा के बीच में मतभेद पैदा हो रहे थे। ये जो एक डिप्लोमेसी थी बिस्मार्क की, एम्स डिस्पैच, इस डिप्लोमेसी ने भी आग में घी का काम किया था। दरअसल एम्स एक स्थान का नाम है, जर्मनी के एक स्थान का नाम है, जहां से एक तार डिस्पैच हुआ था। प्रशा के राजा और फ्रांस के राजदूत के बीच में आपस में जो चर्चा हुई थी, चर्चा का उल्लेख इस डिस्पैच में किया गया था। बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति के माध्यम से उसमें शब्दों का इस तरह से हेरफेर कर दिया था कि अगर जर्मनी की जनता उस तार को पढ़े तो उसको यह लगे कि उसके राजा का अपमान हुआ है, और यदि इस एम्स के तार को फ्रांस की जनता पढ़े तो उसको यह लगे कि फ्रांस के राजदूत का किया गया है। तो ये जो एम्स का डिस्पेच था, बड़ा सा डिस्पेच था ये, जिसे यहां प्रस्तुत किया जाना संभव नहीं है। तो इस एम्स के डिस्पेच में बिस्मार्क ने का प्रयोग किया था और ऐसा ही हुआ। जैसे ही और दूसरा उसने महत्वपूर्ण कार्य किया कि इस डिस्पेच को उसने जर्मनी के अखबारों में भी छपवाया, प्रशा के अखबारों में छपवाया, और उसने प्रयास करके फ्रांस के अखबारों में भी इस डिस्पेच को प्रकाशित कराया। तो उससे जब यह फ्रांस के अखबारों में यह तार प्रकाशित हुआ तो फ्रांस की जनता आग बबूला हो गई। यही बिस्मार्क चाहता था। और फ्रांस की जनता के दबाव में फ्रांस के राजा, तत्कालीन राजा नेपोलियन तृतीय ने प्रशा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की। फ्रैंको
प्रुशियन युद्ध हुआ 1870-71 में, और इस युद्ध में, इस भीषण युद्ध में फ्रांस की निर्णायक पराजय हुई थी, प्रुशिया की विजय हुई थी। इस युद्ध की समाप्ति फ्रैंकफर्ट की संधि के साथ हुई। इस संधि में जो खास बात थी वो यह थी कि जर्मनी जैसा चाहता था, प्रुशिया जैसा चाहता था, और बिस्मार्क जो चाहता था वही हुआ। अल्सास लॉरेन के क्षेत्र फ्रांस को, प्रुशिया को सौंपने पड़े। फ्रांस के अपने महत्वपूर्ण क्षेत्र को प्रुशिया को सौंपने पड़े। ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि अल्सास लॉरेन का जो क्षेत्र था औद्योगिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र था फ्रांस का, और इन क्षेत्रों को प्रुशिया को सौंपने का मतलब था अपनी आर्थिक प्रभुता प्रुशिया के हाथों में सौंप देना। और अल्सास लॉरेन के पास में ही मेंस के जो दुर्ग थे, जो किले थे, उन किलों को भी प्रुशिया को सौंप दिया गया, जर्मनी को सौंप दिया गया। ये सीडान के युद्ध की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों को आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये युद्ध हुआ था। ये फ्रांस के द्वारा सरेंडर का चित्र है। सफेद झंडा आपको दिखाई दे रहा है। ये जो सफेद झंडा है आत्मसमर्पण का प्रतीक है। और यहाँ जर्मन प्रुशियन सैन्य अधिकारियों के सामने नेपोलियन तृतीय अपनी तलवार किस तरह से सौंप रहे हैं ये दिखाया गया है। और आत्मसमर्पण के बाद बिस्मार्क के साथ नेपोलियन तृतीय एक झुकी हुई नजरों के साथ उनके साथ बैठे हुए हैं। यह प्रतीत करता है कि युद्ध में पराजय का दर्द क्या होता है। बिस्मार्क की रक्त एवं लोह की नीति और जर्मनी का एकीकरण। बिस्मार्क ने अगर अपनी आयरन पॉलिसी, ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को नहीं अपनाया होता तो जर्मनी का एकीकरण संभव नहीं हो सकता था। यह जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। यह मानचित्र है जर्मनी के एकीकरण से संबंधित। ये जो नीला पोर्शन है, नीले कलर में दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से जर्मनी का एकीकरण हुआ था। ये जर्मनी के एकीकरण की एक और मानचित्र है जर्मनी के एकीकरण से संबंधित। और ये घोषणा हो रही है जर्मन संघ की, अर्थात जो उत्तर जर्मन संघ था और दक्षिण जर्मन संघ था, इन दोनों के विलय की घोषणा ये एक दरबार में हो रही है, फ्रैंकफर्ट के दरबार में हो रही है। यहां आप देखें कि बिस्मार्क भी मौजूद हैं। एकीकृत जर्मनी के जो प्रथम राजा थे वो कैसर विल्हेम प्रथम थे, जिन्हें 1871 ईस्वी में एकीकृत जर्मनी का कैसर अर्थात सम्राट नियुक्त किया गया था। और ये 1871 से लेके 1888 ईस्वी तक जर्मनी के सम्राट रहे। और ये बिस्मार्क, ऑटो वान बिस्मार्क, जो एकीकृत जर्मनी के प्रथम चांसलर थे, 1871 ईस्वी में इन्हें चांसलरशिप मिली और इन्होंने 1871 से लेकर 1890 ईस्वी तक जर्मनी, एकीकृत जर्मनी की चांसलरशिप चलाई। यहां यह बहुत जरूरी हो जाता है कि बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में जो भूमिका निभाई थी उसकी समीक्षा अवश्य की जाए। और जब हम इसकी समीक्षा करते हैं तो पाते हैं कि बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की जो नीति अपनाई थी यह अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य था। अगर बिस्मार्क दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं अपनाता, अपने अंदर की दृढ़ इच्छा शक्ति को नहीं अपनाता, या लौह एवं रक्त की नीति को नहीं अपनाता, सशक्त नीति को नहीं अपनाता, तो क्या यह संभव था कि 7 सालों में 3 महत्वपूर्ण युद्ध लड़े जाएं और उनमें विजय प्राप्त की जाए? ऐसा असंभव होता। लेकिन उसने अपने ब्लड एवं आयरन की नीति से यह संभव कर दिखाया। दूसरा महत्वपूर्ण जो रूप उसका दिखाई देता है वो प्रुशिया का प्रभुत्व। उसने 1862 ईस्वी में प्रुशिया का चांसलर बनने के बाद कहीं पर भी प्रुशिया के प्रभुत्व को कम नहीं होने दिया। उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रुशिया को अपना केंद्र स्थल बनाए रखा। उसने ये निश्चय कर रखा था कि जर्मनी का एकीकरण अगर होगा तो प्रुशिया के नेतृत्व में ही होगा। प्रुशिया का एकीकरण नहीं हो सकता, यह उसका दृढ़ निश्चय था। और
इसी वजह से, क्योंकि प्रशा एक केंद्रीय राज्य था जर्मनी का, और जब प्रशा की सैन्य स्थिति सुधरी तो बिस्मार्क के लिए आसान हो गया कि वह प्रशा के नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण कर सके। रियल पॉलिटिक, ये एक जर्मन वर्ड है। ये कहा जाता है कि बिस्मार्क ने इन दिनों में, इन सालों में रियल पॉलिटिक्स को अपनाया था। रियल पॉलिटिक्स अर्थात धरातल पर उतरकर राजनीति करना। बिस्मार्क ने जर्मनी, प्रशा और यूरोप की राजनीति में जो भूमिका निभाई थी वो वस्तु स्थिति के कहीं अधिक करीब थी। पवित्र रोमन साम्राज्य का एक सपना फिर से स्थापित करने का जो सपना बिस्मार्क ने देखा था, उसे साकार करना इतना आसान काम नहीं था यदि रियल पॉलिटिक्स नहीं की जाती। मैं आपको बताना चाहूंगा कि चाहे वो डेनमार्क का युद्ध हो, चाहे वो ऑस्ट्रिया का युद्ध हो, चाहे वो फ्रांस का युद्ध हो, तीनों ही युद्धों में बिस्मार्क ने अपनी डिप्लोमेसी, अपनी कूटनीति का भरपूर उपयोग किया, और इस वजह से डेनमार्क को श्लेस्विंग और होल्स्टीन की डचियों से हाथ धोना पड़ा। ऑस्ट्रिया को अपने उत्तरी जर्मन संघ पर प्रभाव को खत्म करना पड़ा, और बाद में फ्रांस को अल्सास, लॉरेन और मेंस के किलों से हाथ धोना पड़ा था। ये बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक्स ही थी। एम्स के तार में उसने शब्दों का जो हेरफेर किया था, यह बिस्मार्क की रियल पॉलिटिक्स थी। बाद में जब आप नेक्स्ट क्लास में पहुंचेंगे तो बिस्मार्क की जब विदेश नीति को पढ़ेंगे तो आप ये भली भांति समझ सकने की स्थिति में होंगे कि बिस्मार्क कितना बड़ा कूटनीतिज्ञ था। उसने 20 सालों में किस तरह से यूरोपीय महाद्वीप के अन्य देशों को अपनी उंगलियों पर नचाया था। और आगे बढ़कर हम देखते हैं तो जर्मन सैन्य शक्ति का विकास। हालांकि इस कार्य को प्रारंभ करने का श्रेय किंग विलेम प्रथम को जाता है, लेकिन किंग विलेम प्रथम सफल नहीं हो पा रहे थे। इस वजह से उन्होंने प्रशा का चांसलर किसे बनाया? बिस्मार्क को बनाया। और बिस्मार्क ने अपनी कूटनीति, अपनी मेघा के बल पर, अपनी चतुराई के बल पर जर्मनी की जो संसद थी, प्रशा की जो संसद थी, डाइट, उस डाइट के माध्यम से उसने जर्मनी को, प्रशा को सैन्य रूप से सशक्त बनाने के प्रस्तावों को पारित कराया, और अंततः उस सैन्य शक्ति के बल पर ही बिस्मार्क डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और प्रुशिया जैसे महत्वपूर्ण राज्यों को परास्त करने में सफल हो सका। ये बिस्मार्क की ही विजय थी, उसकी सफलता थी। लेकिन बिस्मार्क इसके लिए क्या कहता है? बिस्मार्क अपना एनालिसिस कैसे करता है? वो कहता है कि कावूर मुझसे अधिक महान था। मेरे पीछे तो प्रुशिया का राज्य और उसकी प्रबल सेना थी, उसके पास तो कुछ नहीं था। बिस्मार्क का यह विश्लेषण है अपने बारे में। वो ये इतनी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के बाद भी अपने आप को कम महान बता रहा है, लेकिन जर्मनी के एकीकरण को संपन्न करने में बिस्मार्क ने व्यक्तिगत रूप से जो भूमिका अदा की थी, व्यक्तिगत रूप से उसने अपनी विशेषताओं का जो प्रयोग किया था, उपयोग किया था, उसे भुलाया नहीं जा सकता। और इसी वजह से जेएस मैरियट ने बिस्मार्क के बारे में यह कहा, बिस्मार्क जर्मन जहाज का चालक था। वह राजनीति में नेपोलियन महान अथवा कदाचित लुई 14वें के पश्चात सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्ति था। आप समझ पा रहे होंगे कि 19वीं शताब्दी में, 18वीं शताब्दी के अंत में लुई 14वें और 19वीं शताब्दी में नेपोलियन महान यूरोपीय महाद्वीप के दो महान नक्षत्र थे, और 19वीं शताब्दी में बिस्मार्क भी एक अन्य नक्षत्र के रूप में उभरा था, और वह बहुत अधिक प्रभावशाली था, ऐसा जेएस मैरियट का कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, आपने धैर्य के साथ इस वर्चुअल क्लास को सुना। यदि इस विषय से संबंधित आपका कहीं कोई प्रश्न हो, आपकी कहीं कोई जिज्ञासा हो, तो संक्षेप में प्रश्न कर सकते हैं, और प्रयास करें कि अन्य महाविद्यालयों को भी अवसर प्राप्त हो सके।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। पूछना था तुमको, लोहे में रखनी थी क्या और क्यों अपनाई गई थी? एम से डिस्पैच पूछने वाले थे।